हे एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 और एक्ट ऑफ 1786। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एक्ट से। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जो ये नाम पढ़ा गया, ये वन ऑफ द यंगर प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर ब्रिटेन के, विलियम पिट, उनके ही शासनकाल में ये एक्ट आया था, इसलिए इसका नाम पड़ा है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसके जितने भी की प्रोविजंस हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है, इट डिस्टिंग्विश्ड कमर्शियल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द कंपनी। इसमें दो चीज़ों की बात हुई है, कमर्शियल राइट और पॉलिटिकल राइट। कमर्शियल राइट्स का मतलब होता है जितने भी ट्रेड राइट्स हैं, ट्रेड रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो कहलाते हैं कमर्शियल राइट, और पॉलिटिकल राइट्स में आ जाते हैं सिविल राइट्स, रेवेन्यू राइट्स और मिलिट्री राइट्स। ये आ जाते हैं पॉलिटिकल राइट्स में, और ट्रेड रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो आ जाते हैं कमर्शियल राइट्स में। तो इस एक्ट ने बताया कि जितने भी कमर्शियल राइट होंगे वो रहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास, जो कि पहले से ही थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन संभालता था? इंग्लैंड में जो सेपरेट एंटिटी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है ना। तो कमर्शियल राइट्स इस एक्ट ने बताया कि कमर्शियल राइट्स रहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मोनोपोली रहेगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन संभालता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मैंने पिछली वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बहुत ही ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप जरूर वो देखें। और पॉलिटिकल राइट्स कौन संभालेगा? ये बहुत ही की प्रोविजन है, ये संभालेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक नई सेपरेट एंटिटी बनाई जाएगी जो कि इंग्लैंड में रहेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वो संभालेगी सारे पॉलिटिकल राइट्स जो हैं इंडिया में उनको। ठीक है। डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट अब कैसे हो गई? जब कमर्शियल राइट संभालेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी, और पॉलिटिकल राइट संभालेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ये डुअल गवर्नमेंट हो गए। ठीक है। अब पहली बार इस एक्ट के द्वारा बोला गया कि कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज हैं इंडिया में, वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। पोजीशंस का मतलब वही होता है जो टेरिटरी रहती हैं, जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट हो गए या डिवीजन हो गए, वैसे ही पोजीशंस थे। तो वो पहले कंपनी की टेरिटरीज कहलाती थी, कंपनी के पोजीशंस कहलाते, बट इस एक्ट के आने के बाद ये कहलाएंगे ब्रिटिश के पोजीशंस। ठीक है। तो ये 4 मेजर चेंजेस हुए इस एक्ट के आने के बाद। अब आ जाते हैं सेकेंड एक्ट, एक्ट ऑफ 1786 पर, जिसको मैं पर्सनली लॉर्ड कॉर्नवालिस एक्ट ही कहता हूँ, क्योंकि इसमें इन्हीं के पदों के बारे में और इन्हीं की इच्छाएं क्या थी बनने से पहले, इन्हीं के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं वो नए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए जाएंगे। पुराने कौन थे? वैरेन हेस्टिंग थे। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज अ कमांडर इन चीफ। इनकी इच्छा थी पहले एक्ट से आने के पहले कि इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बनाया ही जाए और कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। कमांडर इन चीफ किसका? ब्रिटिश इंडियन आर्मी का। ठीक है। ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। देखो क्या होता था, जो वैरेन हेस्टिंग थे ना, इन्होंने क्यों रिजाइन दिया था? इसका कारण था, ये क्या होता था, ये इनको कुछ भी डिसीजन लेना पड़ता था वैरेन हेस्टिंग को, तो उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना 4 मेंबर्स की, तो वो क्या करती थी, उनके बीच में अगर सही से डिसीजन नहीं हुआ, अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल कुछ और चाहती है और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कुछ और चाहता है, तो वो एक डिसीजन नहीं आ पाता था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये पता था, इसी कारण से वैरेन हेस्टिंग रिजाइन करने वाले थे। तो इसलिए कॉर्नवालिस ने पहले ही इच्छा रख दी कि कुछ स्पेशल केसेस में, ठीक है ना, कुछ स्पेशल केसेस में उन्हें ये पावर दी जाए, वीटो पावर दी जाए, कि वो अपने ओवरराइड कर सकें किसके डिसीजन की? काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजंस को भी कुछ स्पेशल केसेस में। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे इस एक्ट के।